वाह! खातिन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मना है टी20 का वर्ल्ड कप अभी तक आबोताब से जारी है। आज खेला गया श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को आउटक्लास किया, 61 रन से हरा दिया। हरा क्या दिया, पाकिस्तान के आगे बढ़ने की उम्मीदें तकरीबन खत्म कर दी आज न्यूजीलैंड ने। बात करेंगे क्रिकेट पर। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान का सबसे पावरफुल पैनल मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर, पाकिस्तानी टीम के डैशिंग ओपनर अहमद शहजाद, साबिक टेस्ट प्लेयर और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 700 तकरीबन 700 विकेट्स 23.8 की एवरेज से लेने वाले अब्दुल रऊफ। रऊफ भाई वेलकम टू हार ना मना है। आज बताता चलूं खवातीन और हज़रात, राशिद लतीफ भाई ने जिस तरह की बातें की हमारे शो पे, उनको पिंडी से कॉल आ गई, वो पिंडी गए हुए, वापस आएंगे, हमें ज्वाइन जरूर करेंगे, मगर उनकी जगह आज हमारे साथ मेहमान है अब्दुल रऊफ भाई। अब्दुल रऊफ भाई वेलकम टू हार ना मना है। देखते हैं शो? जी बिल्कुल, रोजाना देखता हूँ। देखते हैं। अच्छा भाई, आपका क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पर काफी ध्यान है, ये बताइए कि आज के मैच के बाद 61 रन से श्रीलंका हार गई, 3 अशारिया कुछ का अब रन रेट है, नेट रन रेट न्यूजीलैंड का। हमारे चांसेस हैं या हम अब कोई और गेम देखें? मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि -0.46 है पाकिस्तान का रन रेट, और इस इतने माइनस रन रेट के साथ अगर आप श्रीलंका को वो एक बहुत बड़े मार्जिन से, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये पॉसिबल होगा, क्योंकि श्रीलंकन कंडीशंस में और होम क्राउड का एडवांटेज है श्रीलंकन टीम को, तो उसमें अगर आप इतने बड़े मार्जिन से, मेरा नहीं ख्याल कि श्रीलंका पाकिस्तान से हारेगी। 100 से भी ऊपर रन से हराना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, खुद से तो नहीं हारेगी श्रीलंका। आमिर भाई एक बात बताइए, आपने कल प्रेडिक्शन की न्यूजीलैंड की, आज न्यूजीलैंड जीत गई, जबकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो नहीं जीतेंगे। 88 पे 6 आउट थे, फिर उनको याद आया आमिर भाई ने तो हमारे जीतने की प्रेडिक्शन की हुई है, तो वो लेकिन एक बार फिर ये साबित हुआ, रुपया देख रहे हैं ना कि प्रेडिक्शंस कैसी चलती हैं, तो न्यूजीलैंड आज जीत गई। आपको 88 जब 6 आउट थे 88 पे न्यूजीलैंड के, तो आपको लग रहा था कि आज आपकी प्रेडिक्शन फेल हो गई? मैं जिम में था, तो वहाँ पे जो ट्रेनर है मेरा, वो कह रहा था कि नहीं बस अब श्रीलंका ले गया। मैंने उसको बोला ये जो सेंटनर है ना, ये हमारे ऑलराउंडर्स की तरह नहीं है, अगर ये अगले 5 ओवर खेल गया ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि 150 होता है कि नहीं होता। और उसने बताया कि ऑलराउंडर्स ऐसे खेलते हैं। 15 में 90 था, आखिरी 5 में 78 किया उन्होंने, बल्कि 6 आउट थे, और जो ऑलराउंडर साथ उन्होंने खिलाया अपना ऑफ स्पिनर, और सेंटनर ने 22 बॉलों पे 43 के 45 किया। हमारे कल ऑलराउंडर से ऐसे नहीं हुआ, सेम सिचुएशन थी, और ये विकेट थोड़ा मुश्किल था, वो बेटर विकेट था हम जो कल जिस पे हम खेले हैं। तो ऑलराउंडर्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने टीम को लेके चलना होता है। आखिरी 5 में 78 करना, इस कंडीशन में पहला मैच खेल रहे थे वो। सही बात। ये टीमें जो होमवर्क करके आती है ना, वो उनके लिए कंडीशंस मैटर नहीं करती, क्योंकि वो अपना जो होमवर्क है ना, वो ये 4 महीने पहले नहीं करते, वो 2-2 साल पहले प्लान करते हैं। इस वर्ल्ड कप के बाद अब जो प्लेयर उनके प्लान में नहीं होंगे ना, वो उनको पहले से थैंक यू बोल देंगे कि हमने अब अगले 2 साल इन लड़कों को लेके चलना है, इनको तैयार करना है कि जब वर्ल्ड कप आएगा, इनके 30-30, 35-35, 40-40 मैच हुए हों, हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये एक वाहिद टीम है जो हर कंडीशंस में अपना प्रॉपर होमवर्क करके आती है। इसलिए मैंने कल कहा था कि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगा। 50-60 लाख लोगों का मुल्क है न्यूजीलैंड, जिसमें भेड़ें ज्यादा हैं, इंसान कम है। उसके बावजूद उनकी इतनी बड़ी प्लानिंग है, बेंच स्ट्रेंथ भी है, टीम भी है, लोग भी हैं, लड़के, टैलेंट का पूल भी है। अहमद शहजाद, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि श्रीलंका जो है ऑन पेपर्स आप लोगों ने काफी उसको हाई रेट किया हुआ था, लेकिन टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे से भी हार गई। आज जिस तरह खेला, ऐसा लग रहा था कि हमसे इंस्पिरेशन हासिल की हुई है। ये बताइए कि आज श्रीलंका के प्लेयर्स ऐसे क्यों लग रहा था कि डरे हुए हैं, किसी ने धमकी दे रखी है, जीतना नहीं, छोड़ेंगे नहीं? नहीं, उनकी टीम इतनी थी। हम जब बैठ के बात करते हैं सुबह वाले शो पे भी, तो उनकी टीम में इतनी ही स्ट्रेंथ थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जब वो खेले थे तो एक्सपोज हुए थे। सनत जयसूर्या को काफ़ी टाइम हो गया उनके साथ काम करते हुए, लेकिन वो टीम को उस तरह बिल्ड कर नहीं पाए। उनके अंदर भी कुछ पॉलिटिक्स, क्योंकि हम श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलने भी जाते रहे हैं, हमें बड़ा अंदाज़ा है वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स का। वहाँ भी जिस तरह जो मसाइल पाकिस्तान के अंदर है,
वो मसाइल श्रीलंका को भी दरपेश है। वहाँ जी। भी पॉलिटिक्स हमेशा हर दौर में चलती रही है, और जब पॉलिटिक्स आ जाती है ना ताबिश भाई किसी मुल्क के अंदर, वो टीम फिर इतनी आसानी से खड़ी नहीं होती। बिकॉज जब प्लेयर्स पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं तो फिर वो जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उनका हक मारने लग जाते हैं, और टैलेंटेड प्लेयर्स जो है ना जनरेशंस में आते होते हैं, सही बात। तगड़े प्लेयर जो होते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, तो जब आप जो निकलते हैं उनको ज़ाया कर देते हैं ना, उनको वक्त पे मौके नहीं देते, उसके बाद फिर ये होता है कि वो टीम जो है स्ट्रगल करती है, जो हमें श्रीलंका की करते हुए नजर आ रही है। रोहित भाई, आपका आज के मैच पर क्या है ध्यान? श्रीलंका, व्हाट वेंट रॉन्ग विद श्रीलंका? वो तो ठीक ठाक टीम है, आज जिस तरह खेल रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था कि इंटेंशन भी है को जीतने की। दे वर जस्ट देयर। देखिए एक्सपेक्ट तो यही था कि अच्छा खेलेंगे, मगर ये इनकी एक हिस्ट्री है कि ये इनकी बैटिंग कोलैप्स बार बार होती रहती है। क्योंकि अगर आप लास्ट एशिया कप देखें जिसमें श्रीलंका होस्ट कर रहा था, इंडिया के खिलाफ इनकी बैटिंग कोलैप्स हुई है, 20 रन पे इनके 6 आउट हो गए थे। ठीक। जिसमें मेरा ख्याल कि शामी ने या किसी ने आउट किए थे, जो इंडिया के फास्ट बॉलर थे, बुमराह ने। तो अभी भी इनका यही चल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ पाकिस्तान की होम सीरीज़ हुई है, उसमें भी बार बार इनकी बैटिंग लाइन कोलैप्स होती रही है। तो ये एक इनकी ना एक कॉन्सिक्वेंस आप कह सकते हैं कि इनकी बनी हुई है कि इनकी बैटिंग बार बार कोलैप्स हो रही है। और इन पे इनको भी जो हमारे वाले प्रॉब्लम है, इनके पास भी कोई मिडल ऑर्डर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस तरह हमारे पास भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस तरह इनके पास भी नहीं है। दूसरा, आप न्यूजीलैंड की अगर आप टीम देखें तो वो बड़ी एक कंपाउंड किस्म की टीम है। उसमें उनके पास, उनको पता है कि कौन से हमारे बैट्समैन हैं, कौन से ओपनर्स हैं, मिडल ऑर्डर में कौन सा प्लेयर परफॉर्म Clarity है, करेगा। क्लैरिटी और इसके आप देखें, 2 स्पिनर्स हैं उनके जिन्होंने आज परफॉर्म किया। रचिन रविंद्रा ने 4 ओवर में 27 रन देके 4 विकेटें ली हैं, और वो एक प्रॉपर और प्योर बैट्समैन है। उसके बाद जो ग्रीन फिलिप्स है, उन्होंने 4 ओवर का कोटा मुकम्मल किया, 27 रन देके 1 विकेट लिया और उन्होंने, सेंटनर। सेंटनर ने। अब हमारे जो ऑलराउंडर हैं, आप उनको देख लें, वो हमें खुद ही नहीं पता कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर उनको भी हैं। नहीं पता। आप देखें कि लास्ट मैच में हमने 2 ऑलराउंडर खिलाए हैं, शादाब खान और मोहम्मद नवाज, दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाए हैं। इसीलिए आपने मोहम्मद अबरार को टीम से ड्रॉप किया। यस अब दोनों ने अपना कोटा ही नहीं मुकम्मल किया। बॉलिंग ऑलराउंडर होकर भी आप अपना कोटा नहीं अच्छा, मुकम्मल ये कर आपने रहे। ऐसी बात कर दी कि मैं हैरान हूं, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर टेस्ट प्लेयर सकलैन मुश्ताक साहब, जो हमारे हेड कोच भी रह चुके हैं, उनका कहना ये है कि ये दोनों ना बैटिंग ऑलराउंडर है ना बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये दोनों जेन्युइन ऑलराउंडर है। यानी बैटर भी उतनी ही अच्छी है, बॉलिंग भी उतनी ही अच्छी है। हैरानकुन बात लगी मुझे, दूसरा करा दिया उन्होंने। देखिए ना, समझ नहीं आ रही। इससे पहले भी आप अगर एशिया कप देख लें, इंडिया के खिलाफ आपने 2 मैचेस खेले हैं। 2 मैच में मुझे बताएंगे मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर भी नहीं करवाया, हाँ, नहीं करा। और उसमें वो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेला है। शादाब खान पिछला 2023 का वर्ल्ड कप खेला जो इंडिया में हुआ, किसी एक मैच में मुझे बता दें कि उसने अपना कोटा मुकम्मल नहीं किया हो इंडियन स्पिन पिचेस पे। अबरार अहमद को आप देखें, 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया लेकर गया, पूरा वर्ल्ड कप वो बाहर बैठा रहा। अभी पिछले साल में आपको जितने मैचेस जितवाए हैं, सारे अबरार ने जितवाए हैं। सही बात। और एट द निक ऑफ द टाइम जब आपका मेजर इवेंट आया, आपने उसको बाहर बिठा दिया, आप मैचेस हार गए। उनको इसीलिए मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता ये बंदा आया क्यों है। बैठा रहता है वो बंदा। अच्छा भाई, शो आगे बढ़ाएंगे, आज क्रिकेट में बहुत सारी बात करेंगे, मगर हमारा एक सेगमेंट है रूप भाई, आप तो आज पहले दिन आए, हॉल ऑफ फेम। आज एक साबिक क्रिकेटर की तस्वीर लगाई जाएगी और आप तीनों से 2-2 जुमले पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव सुने जाएंगे उनके बारे में, हो ना हो उनके बारे में, लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। आज की हॉल ऑफ फेम में पाकिस्तान के कौन से साबिक क्रिकेटर है, आइए देखते हैं। शाहिद आफरीदी। रूप भाई, आपने तो खेला है शाहिद भाई के साथ, कैसे 2 अच्छे जुमले इनके लिए? बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है इनकी, और पाकिस्तान की पब्लिक ने मेरा ख्याल है कि जितनी ज़्यादा इनसे मोहब्बत की है शायद ही किसी से की है। हाँ, ये भी है। आमिर भाई, आप क्या कहेंगे? आप तो इनके साथ वर्ल्ड कप उठा चुके हैं। आई थिंक जिसके साथ ये खड़े होते हैं ना, उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों के ये दोस्त हैं, यारों के यार, यारों के एज अ यार। क्रिकेटर, यस, और आई थिंक पाकिस्तान के मोस्ट लाडले क्रिकेटर रहे हैं और रहेंगे एज अ नेशन सबसे ज्यादा प्यार इनको मिला है। यस आपकी तो दोस्ती रही है अहमद भाई, आप तो सेल्फी किंग जो मशहूर हुए थे, शाहिद भाई के साथ सेल्फियां लेने में मशहूर। नहीं, बड़े ज़बरदस्त इंसान है, और बड़ा अच्छा टाइम मेरा रहा है इनके साथ, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला, और बड़े हेल्पिंग है, ऐसी बात नहीं, और बड़े फ़नी हैं। हम हाँ। लोगों को ये नहीं पता है यहाँ उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें वो बड़े विटी भी हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, एंड वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम क्रिकेटर ये बात, पाकिस्तान हैज़ ये एवर बात, ये प्रोड्यूस्ड। बात। हैट्स ऑफ टू हिम। अच्छा, ये है, मैं क्रिकेट पे भी बताना चाहूँगा कि ऐसा है कि अगर 2009 का वर्ल्ड कप देखा जाए तो शाहिद आफरीदी का सबसे कलीदी किरदार था वो ट्रॉफी उठवाने में। एशिया कप का जो हमारे लास्ट टाइम जो हम बांग्लादेश के अंदर खेले, शाहिद आफरीदी का कलीदी किरदार था। ही वॉज अ बिग मैच प्लेयर।
आप किसी क्रूशल मैच में उनको हल्का खेलते हुए नहीं देखेंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर थे, बैटिंग में कुछ ना भी करें तो बॉलिंग में कर लिया करते थे, फाइटर थे, फील्डिंग में कर लिया करते, फाइटर थे। आपको याद होगा कि इनको ड्रॉप किया गया था, जी 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 फिर उसका बाद ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो कमबैक किया था तो बड़ा गंदा पिच था। जी जी 6 आउट कर दिए। हम सारे आउट हो गए थे, राइट? खाली 6 नहीं आउट किए थे, वो जो उन्होंने 50 किया था ना, वो क्रूशल था। और उसके बाद बैटिंग भी कर गए, बॉलिंग में भी 6 आउट कर गए। तो कमबैक जिस तरह किया और बड़े प्रेशर, मैच मुझे में। मेरे साथ तो होते थे, तो मुझे पता था कि कितने प्रेशर के अंदर सही है। बात। बड़े वो दुआएं कर रहे थे उस मैच के लिए, और अल्लाह ताला ने उनका, तो फाइटर थे, मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए बहुत ज्यादा क्रिकेट वो खेले। बड़े ऑनेस्ट क्रिकेट के मामले में प्लेयर थे। बड़ी बड़ी टीमें खा गए, एक बार बॉल भी खा गए। तो बात ये थी कि खा गए थे, वो भी एक हरकत थी। बात करेंगे शाहिद अफरीदी पे। बहुत तालियां बजाइए लाला के लिए भाई, बूम बूम। क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस में तो मशहूर है, थाईलैंड में भी बहुत मशहूर है। तो बात ये हो रही थी अहमद भाई, आपको ही समझ में आता है बस, और किसी को समझ में नहीं आता कुछ। बात ये हो रही थी रऊफ भाई, मुझे एक बात बताएं। आज शाहिद भाई ने ये कहा कि भाई मैंने जो शाहीन को उन्होंने अपनी प्रोबेबल 11 बनाई थी कि भाई अगले मैच में, उसमें शाहीन आफरीदी नहीं थे। फिर उनको आज मैंने देखा बोलते हुए, मैंने शाहीन के बारे में जानबूझ के ऐसा कहा ताकि उसको गुस्सा आए, क्योंकि गुस्से के बाद वो अच्छा खेलता है। अगर यही फॉर्मूला है तो फिर एक बंदा रख लेना चाहिए टीम के अंदर, गुस्सा कंसल्टेंट के नाम से, जो गुस्सा दिलाता रहे ताकि टीम खेलती रहे। ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है क्या? देखिए बेसिकली तो ये है कि उसने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 4 विकेटें भी उसने ली है, मगर उसके बावजूद जो मेरा एक बॉलिंग का नॉलेज है वो अभी तक प्योरली अपनी उस वो फार्म हासिल नहीं कर सके। जो एक बायोमैकेनिकली एक परफेक्ट बॉलर होता है, उस तरीके से अभी वो बॉलिंग कर नहीं रहे। उनकी बॉलिंग में अभी बहुत ज़्यादा एक्शन में फॉल्ट आ रहे हैं। क्या क्या फॉल्ट है जरा बताएं। देखिए सबसे बेसिक चीज़ ये है कि जो उनके साथ ज़्यादती हुई है, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बाद इनको बहुत जल्दी वापस लाया गया, क्योंकि बॉलर के लिए मुकम्मल 100% फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जब तक आपका मुकम्मल नहीं होगा, आप इसी तरीके से स्ट्रगल करते रहेंगे। इनका क्या होता था, इनके जो हील है ये इनकी हिप पे टच करती थी जब ये भागते थे रनअप पे, मगर जब ये ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन वापस आ गए तो अब 50% इनकी वो जो स्ट्रेंथ है वो नीचे जा चुकी है। बॉलिंग में अगर थोड़ी सी आपकी एक कॉइल मिसिंग हो जाए तो आपका पूरा सारा सिस्टम ही बॉलिंग का ख़राब हो जाता है। तो जब इनका जो वो मोमेंटम बिल्ड होता था, एक्शन जब कंप्लीट होता था, वो बेसिकली इनके रनअप से जो एनर्जी जनरेट होती थी वो आगे कंप्लीट करता था। उसकी वजह से जो इनका जो राइट इनकी लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती थी, जिसकी वजह से पेस भी जनरेट होती थी, थोड़ा सा होल्ड भी होता था और इनको स्विंग भी मिलता था। अब जब ये अनफिट होकर वापस आए, अब एक चीज़ आप देखें कि जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपकी जो राइट नी होती है, जिस लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर की, उस पे जब आप 80 केजी अगर आपका वेट है, तो जब आप जंप लेकर डिलीवर करते हैं तो आपका 160 केजी वेट उस डबल पर वेट पड़ता है। तो अगर जब आपके माइंड में इंजरी होगी तो आप वो पूरा वेट उस पर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उसको ट्रांसफ़र उसने बाकी जो उसके बड़े लीवर्स थे बॉडी के, उस पर ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। उसको उसने नी को बचाने के लिए उसको बाहर से निकालना शुरू कर दिया। उसमें जो सारी उसकी अलाइनमेंट थी वो टेढ़ी होके चली गई। अब अगर आप देखें तो उसका पाँव जो है, फ्रंट जो उसका टो है, वो पॉइंट कर रहा होता है स्क्वायर लेग की तरफ, और बॉडी उसकी टर्न कर रही होती है मिड विकेट की तरफ। हाँ, हाँ। बॉलिंग उसने कर रही होती है फर्स्ट स्लिप की तरफ बैट्समैन को, राइट हैंडेड बैट्समैन को। तो ये सारी अलाइनमेंट ही उसकी ख़राब है, तो आगे ये पीछे सही हुआ करनी वैसे। पड़ेगी उसको। आमिर भाई मैं हैरान हूँ, तकरीबन यही बात आपने 3-4 दिन पहले यहाँ बताई कि उनका बोझ यहाँ पे नहीं पड़ा तो बॉडी टेढ़ी हो गई। एग्जैक्टली जुमले थे आमिर भाई के, अग्री करते। यार ये क्या करते हो आप? आमिर भाई कहा था ना उन्होंने, यही बात हुई थी यहाँ पे। लोग भाई तो ये बताइए आमिर भाई, इससे तो अग्री करते हैं, आपने भी यही 100%। जुमले कहे और थे। आई एम श्योर अगर उसकी बैक की ट्रीटमेंट होती होगी, उसकी बैक भी स्टिफ होती होगी। मैं ये शर्त लगा सकता हूँ, उसके ग्लूट और उसकी बैक स्टिफ होते होंगे, क्योंकि ये जब जैसे राहुल भाई ने कहा ना कि टांग खोलता है, तो ये डबल एनर्जी उसको लग रही है। इस पे अगर उसकी टांग सीधी जाएगी तो वो एक ही फोर्स में जा रहा है ना आगे, अभी- इसके साथ वो डबल फोर्स ले रहा है, तो उसके ग्लूट उसकी बैक पे डबल वेट आ रहा है, तो वो आई थिंक उसको भी इस चीज का और problem इंजरी का होगा। भी खतरा Yes, है। ग्रोइन का इंजरी हो सकता है। हाँ, एक सेकंड, बोले 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 बोले। अब देखिए कि ये जो फास्ट बॉलर है हमारे, ये इंजरी के बाद जब वापस आए हैं, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। आप इनको चाहे जितना मर्जी कंसीडर हाई करते रहे, मगर जब तक ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेगुलर नहीं खेलेंगे पूरा सीजन, आप इनको टॉप क्लास बॉलर कंसीडर नहीं कर अच्छी सकेंगे। बात की और इस इंजरी के साथ और इस एक्शन के साथ, इस बायोमैकेनिक के साथ हमारा कोई एक बॉलर ऐसा नहीं है कि जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 5 लगातार मैच खेल सके। और इस वजह से ये हमारी जो टीम की आप सारी ये सफर कह रहे कैरियर हैं से कि रह गई। हमारे जो करंट प्रीमियर बॉलर हैं वो हाँ, फर्स्ट total। क्लास के लिए भी ठीक नहीं है अभी। 5 लगातार, पाकिस्तान में कोई एक फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जो कि 5 लगातार फर्स्ट क्लास मैच
खेल सके। और आपका जो मिचेल स्टार्क का, उसने एशेज़ के 5 टेस्ट मैच खेले हैं। तो फिर मैं इस ये तो आपने ऐसी बात कर दी, अब आगे शो खत्म कर देते। खातिन आज़ाद, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मनाए। क्रिकेट पे दिलचस्प तबसरा जारी है। अहमद भाई, आपसे एक मुश्किल सवाल हमेशा की तरह पूछूंगा। माइक हेसन पे काफ़ी बात की आपने कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या टीम खिलाए जा रहे। मगर माइक हेसन वो हैं 2012 में न्यूजीलैंड के कप्तान बने और 2015 में हेड कोच बने, और 2015 में न्यूजीलैंड को जो है उन्होंने बेहतरीन टीम बना दिया और वो फाइनल तक पहुंची। उन्होंने या मैकैलम ने? दोनों ने मिलकर। भाई हेड कोच तो ये थे, इनको न्यूजीलैंड की तारीख का सबसे कामयाब कोच कहा जाता है, न्यूजीलैंड की तारीख का। तो ये बताइए कि हमारे यहाँ आके इनको क्या हो गया? क्या आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स भी हो रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला चक्कर भी है, फलां भी है, फलां भी है, ये माइक हेसन ही है या माइक हेसन भी नहीं है? हाँ, माइक हेसन की भी कुछ मजबूरी हैं। उनकी भी मजबूरी। अब ऑब्वियसली आपके लिए कोई नैरेटिव बिल्ड करेगा और आपको लोग अगर पुश करेंगे किसी पोजीशन के लिए, तो इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। देन देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन रिटर्न। देयर इज़ नेवर अ फ्री लंच, नेवर अ फ्री लंच इन लाइफ। ये असूल आपको भी पता है, हमें भी पता है। और किस वजूहात से गैरी कर्स्टन को और गिलेस्पी को निकाला गया, यू नो अबाउट दैट, कि वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो फिर अगर किसी को इसलिए निकाला है कि कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली उस बंदे को लेके आया जाएगा जो कंट्रोलेबल हो। तो फिर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी थी जो अब माइक हेसन अंदर कर रहा है। और जो आप वो बात कर रहे हैं ना, वो आमिर ने ठीक कहा है, वो मैकलम था। ये एक मैन मैनेजमेंट वाला बंदा है जो कि बड़ा अच्छा यार दोस्त है, जो कि आपकी नीड्स पूरी कर सकता है, आपको तंग नहीं कर सकता, आपको जुमले नहीं कर सकेगा। आप उसके कॉलर नहीं है जो हमारे प्लेयर्स के थे। आपको कितनी दफ़ा ये सुनने में मिला होगा कि हमारे प्लेयर्स के जो है ना कॉलर ही नहीं नीचे उतरे। वो कोच बन के भी ऐसे ही लग रहा था उन्हें कि अभी भी वो बॉलिंग ही कर रहे हैं या बैटिंग ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें उसमें नहीं है। लेकिन जहाँ तक पूरे के पूरी क्रिकेट उसको दे दी जाए कि भाई तू ही तू है, तो यही होता है बेसिकली। जब कोई हम बाहर से बुलाते हैं ना, उसको जो है ना इतना फ्री हैंड दे देते हैं कि उसकी उतनी शायद कैपेसिटी नहीं होती है। अब ये उनकी अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात कर रहे हैं, वो मैकलम ने बिल्ड की हुई थी, उनको रोल्स की क्लैरिटी थी, वो पेडिग्री वाले प्लेयर थे, वो स्किलफुल प्लेयर थे। इस वजह से वो जो है परफॉर्म कर रहे थे। अभी तो लुक रोंकी अभी आया तो देख लें, अभी भी उनकी टीम अच्छा खेल रही है। आपके जो प्लेयर्स हैं, क्या वो उस पेडिग्री के हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? अभी इसने बताया ना आपको, आमिर ने, कि सेनेटर ने क्या किया है जब आउट हुए थे। ये पेडिग्री वाले प्लेयर होते हैं ना। आपको बताया ना हेनरी क्या कर रहा है, आपको बताया ना केन विलियमसन क्या करके गया दुनिया के लिए। अभी जो एलन आया या साइफर्ड आया या फिलिप आया है, तो आप ये पेडिग्री वाले प्लेयर हैं, इनको आप कुछ कहेंगे ना तो वो समझ जाएंगे, वे स्मार्ट हैं, इनकी गेम अवेयरनेस अच्छी है, ये लोग फिट हैं। जब आप फिट होते हैं, गेम अवेयरनेस अच्छी होती है, आपको कोई इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो आप उसको बेहतर से बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। क्या हमारे प्लेयर्स वो हैं जिनसे वो काम लेना चाह रहा है? आधा तीतर आधा बटेर खिला खिला के बेड़ा कर। फिर आप जितने मर्जी अच्छे प्लेयर खिला लें, इवन 10 प्लेयर जितने मर्जी अच्छे खिला रहे हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, लॉन्गर फॉर्मेट में चल जाते हैं। आप एक भी लाइबिलिटी कैरी करेंगे ना जिसके आपने जो है ना, अगर आप आपने सेक्रीफाइस की हो अपनी चीज़ें या थोड़ा गार्ड डाउन किया हो, तो वो एक्सपोज। आप देख लें कि शादाब के साथ क्या हो रहा है। वो ही एक इंसान है या उसके साथ एक आधा हो रहा है जिस पे घूम फिर के मैच आ रहा है। 17 हुआ इंडिया के खिलाफ, 17 हुआ यहीं पे, और वहीं से सारा मैच जो है ख़राब हो जाता है। तो एक भी जो वीक लिंक होता है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वही आपको जो है ना फिर नीचे ले आता है। और यही अगर वो एक भी बड़ी गलतियां पाकिस्तान टीम के अंदर, लेकिन ये सिर्फ प्लेइंग 11 भी अच्छी खिला लेते ना इन मैचेस में, तो शायद वो गलतियां छुप जाती। बहुत ठीक, राइट। तो ये मुझे लगता है एक एस्पेक्ट है कि वो प्लेयर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो पेडिग्री वाले स्किलफुल प्लेयर हैं और वहां पे लोग इतनी स्क्रूटनी नहीं करते। यहाँ बड़ा प्रेशर डेवलप आप हो ये जाता कह है। रहे हो पाकिस्तान के साथ बेस्ट कोच भी लगा दिया जाए, रिजल्ट्स नहीं निकल पाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए चीजों के ऊपर। अहमद की बात को कैरी करूंगा, जैसे इसने प्लेयर्स का कहा ना, हमारे लोग यहाँ पे पता है क्या कहते हैं, 2-3 प्लेयरों का नाम लो ना तो आ जाते हैं उनको डिफेंड करने, और गलत डिफेंड करने आ जाते हैं कि ये 2-3 ही प्लेयर क्यों, इन पे क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। ये जो 4-5 प्लेयरों का नाम हम सारे इधर उधर चैनलों पे भी आप सुनते हैं, अब शुरू हो गया नाम लेना, वो इसलिए कि 2023 में इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना था, अपनी मर्जी के पैसे साइन करवाए। जी जी, 65 लाख पर मंथ लेना है भाई हमने, वरना हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। ठीक, तो ऐसे ही प्लेयरों से साइन होगा ना जिन पे क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया है।
फिर आपके मर्जी की आपको पैसे दिए हैं। ए कैटेगरी का 65 लाख था, बी का 45 टैक्स काट के 45 आता है। तो भाई जिन प्लेयरों पे इन्वेस्ट हुआ है तो उन्हीं का नाम होगा ना, उन्होंने अपनी मर्जियां करवाई हैं भाई, हम नहीं साइन करेंगे, हम ये करेंगे, तो भाई उन्हीं का नाम आएगा। फिर रिजल्ट्स कहाँ है? तो फिर ये गलत डिफेंड ना करने आ जाया करें कि इनके साथ गलत हुआ है, इनका क्यों नाम लेते हैं आप? इससे एक बात आगे बढ़ा देता हूँ। सबको पता है कि क्या हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, वो कौन से एजेंट्स थे, वो कौन लोग थे जो साइलेंस बने, वो जो केस है वो अभी भी पेंडिंग चल रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ। फिर भी हमारी पीएसएल की एक टीम उनमें से उन्हीं लोगों के हवाले कर दी गई जो कि पीसीबी के हाथ में थी, और आगे से उन्हीं लोगों के हवाले कर दी कि आप इसमें टीम बनाएं, और आपको देखेंगे वो उन्हीं के प्लेयर, उन्हीं के कोचेज, उन्हीं के मेंटोर आपको उस टीम के अंदर नजर आ रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि ये गलती होती है या इंसान को एक सबक मिलता है कि हाँ यार ये इस तरह कर रहे हैं, मैं ब्लैकमेल कर रहे हैं, राइट? ये लोग पीसीबी के अंदर कहते हैं। उसके बाद फिर आप उन्हीं को चीजें दिए जा रहे हैं जिसमें कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं है, और तो ये चीजें हम जैसे क्रिकेटर को हर्ट करती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि रघु भाई आपसे ही पूछूं, चेयरमैन साहब से बातचीत की कुछ लोगों ने, तो उन्होंने कहा मैंने क्रिकेट को डीपॉलिटिसाइज कर दिया, अब मैंने डायरेक्टर क्रिकेट कोचेज वगैरह को फ्री हैंड दे दिया कि 1 साल तक अपनी टीम बनाओ, 1 साल बाद मैं रिव्यू करूंगा। अब 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इस लोगों के साथ, रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा है कि 6 महीने में पता चल जाता है कि यार ये लोग सही डगर पे हैं नहीं है, तो पता चल जाता है। 6 महीने बहुत होते हैं पता करने के लिए डगर सही है कि नहीं। अब क्या वो 1 साल तक का वेट किया जाएगा पूरा होने का, या और तबाही का वेट किया जाएगा कि फिर डिसीजन लिया जाए? आपको क्या लगता है कि इमीडिएटली क्या चेंजेस करने चाहिए पाकिस्तान टीम? देखिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं इस सिस्टम से 30-35 साल हो गया मुझे सिस्टम में काम करते हुए, इसको देखते हुए, रहते हुए। आपने किसी भी इदारे को स्ट्रॉन्ग करना तो आपको उसका एक गवर्निंग बोर्ड होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जब आपका गवर्निंग बोर्ड ही नहीं है, देखिए जो चेयरमैन है ये आते जाते रहते हैं, 1 साल आज कोई चेयरमैन है, कल कोई होगा, अगले साल कोई होगा, मगर इनकी पॉलिसीज़ बदल जाती हैं। जब एक चेयरमैन चला जाता है उसकी पूरी टीम चली जाती है और पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है। गवर्निंग बोर्ड ने उधर ही रहना होता है। आप अपना गवर्निंग बोर्ड देखें कि वो कंसिस्ट कर रहा है जो ऐसे लोगों पे जिनका क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। वो उन इलाकों में क्रिकेट ही नहीं होती जो गवर्निंग बोर्ड में बैठकर पाकिस्तान की क्रिकेट चला रहे हैं। और जब पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग थी, पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर स्ट्रांग था, पाकिस्तान का गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग था पीसीबी का, वहाँ पे हर चीज़ डिस्कस होती थी। वहाँ पे आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया डिस्कस होता था, वहाँ पे आप किसको चीफ सेलेक्टर बना रहे हैं वो डिस्कस होता था, वहाँ पे आप डायरेक्टर किसको बना रहे हैं वो डिस्कस होता था। आज किसी चीज़ पे आज हर चीज़ बाईपास हो रही है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। तो इस वजह से आपका सिस्टम उधर का उधर ही रहेगा, ये कभी नहीं चेंज होगा। आपने अगर अपने इदारे को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बोर्ड लाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग जहाँ पे क्रिकेट होती है। देखें लाहौर में होती है, कराची में होती है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, ये हब है, ये रीजन्स है, ये आपको मोस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स ये प्रोड्यूस करके देते हैं। तो आप इन लोगों को गवर्निंग बोर्ड में लाएं और फिर इनको पावर दें, ताकि ताकि इनके फैसले तो लंबे हो ना पायदा, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड चेंज नहीं हो सकता है हर साल के बाद, जिस तरह इलेक्शन चेयरमैन होते हैं फिर change। बदलता है। ये 5 साल 10 साल 15 साल ये लोग रहते हैं, तो इनको पता होता है कि जो हमने पॉलिसी बनानी है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, इस पे ये जो यंगस्टर हैं ये आएंगे, हमारी जो बैकअप प्लान है ये आएगा, सेलेक्टर ये होना चाहिए, डायरेक्टर ये होना चाहिए, डायरेक्टर इंटरनेशनल ये होना जी। चाहिए, ये सारे वहाँ पे चीज़ें सेटल होनी चाहिए। तो ये एक बंदा नहीं कर सकता। अगर आप कहें ना कि वन मैन शो को आप नहीं किसी हो को भी ले आएँ, ये काम नहीं सही कर ठीक सकते। है, ऑडियंस में चलते हैं, इनके पास सवालात हैं खतरनाक किस्म के, देखते हैं किसके पास सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खड़े हो जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? सरमत। सरमत। हाँ जी। डरे हुए क्यों हो भाई? सरमत ये बताओ क्या सवाल है, माइक करीब करके। मेरा आमिर भाई से सवाल है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान टीम जब 90 स्कोर करती थी और आप उसमें होते थे तो आप मैच फंसा लेते थे। मतलब कि हमें नज़र आता था कि पहले ओवर में ही हमें लगता था कि हम शायद जीत सकते हैं। शहीन साहब आते हैं, 160 का टोटल होता है और पहले ओवर में ही वो दूसरी टीम को हमें पता चल जाता है कि उधर मैच चला गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा जवाब? क्यों होता है? आई डोंट नो, बताइए ना। आई डोंट नो। मैं दूँ जवाब इसका? आप दे रहे हो भाई। इसका देखिए ये जो मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर, वसीम अकरम हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए, ये आपको बड़े टाइम के बाद इस तरह के बॉलर्स मिलते हैं जो कि शॉर्ट टोटल भी डिफेंड कर सकते हैं, जिनके बायोमैकेनिक्स बहुत परफेक्ट होते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से बॉलिंग कर सकते हैं, बॉल को अपनी मर्ज़ी के साथ चला सकते हैं। ये जो आप बॉलर्स हैं इन पे काम करना होता है। अगर आपने अननेचुरल बॉलर को नेचुरल बनाना, जिस तरह हमारे आजकल बॉलर्स हैं, इन पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके मोहम्मद आमिर या आसिफ को या वसीम अकरम को फिर भी ये कम्पीट नहीं कर सकेंगे। इनके 50% तक ये लोग जा सकेंगे, मगर इन पे काम की ज़रूरत होगी। हम समझते हैं कि हमें बार बार मोहम्मद आमिर या आसिफ मिल जाए या वसीम अकरम मिल जाए, इस तरह ये पॉसिबल नहीं है।
इन जैसे बायोमैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल है। यार आमिर भाई एक बात बताएं आप, जैसे इंडिया में प्लेयर एक्स प्लेयर्स जो हैं प्लेयर्स तैयार भी कर रहे हैं, शुभमन गिल तैयार किया, युवराज सिंह ने, और भी प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं। आप भी यार किसी को कोच करें, पर्सनल प्लेयर तैयार नहीं करता, सिस्टम तैयार करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था डोमेस्टिक क्रिकेट, आज राहुल भाई ने फिर वही बात को सेकंड कर दिया मेरी, कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। पीएसएल आपको प्रोडक्ट नहीं देगी, ठीक है। तो T20 के प्लेयर आपका लंबा नहीं चल सकते। T20 डिफाइन नहीं करती एज अ प्लेयर। आपको बैटिंग लंबे सेशंस करने पड़ते हैं, आपको लंबे स्पेल्स 4 डे में करने पड़ते हैं। जब आपका मेंटल हेल्थ जब होती है ना, मेंटल स्ट्रेंथ, वो वहाँ से आती है। जब आपने थके हुए विकेटों पे या लंच के बाद फिर बॉलिंग करनी है, अच्छा टी के बाद फिर करनी है, फिर वो जो उसके बॉडी मसल्स हैं वो तैयार होते हैं बड़ी क्रिकेट के लिए। T20 आपको क्रिकेटर नहीं बना सकती। रोहब भाई बताइए, डोमेस्टिक में कोई लड़का ऐसा है, नजर आया है आपको अभी तक जो टक्कर दे आमिर, फ्यूचर का वसीम, आमिर? देखिए, इन सबसे बेहतर आया अली रज़ा। वो 2 साल पहले 2024 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, उसने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ दिया था। पूरे जितने एक्सपर्ट थे उन्होंने उसकी तारीफ़ की थी, मगर 2 साल के बाद उस पे पता नहीं क्या काम किया पाकिस्तान की नेशनल अकेडमी में, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब दोबारा वो वापस, मैं उसको अच्छा एक प्लेयर 2024 में वर्ल्ड कप खेला अंडर 19 का, 2026 में उसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, ये वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था। हाँ। आप 2026 में उसको दोबारा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिला रहे हैं और उसका एक्शन कितना अंडर 19 है कि अभी तक आउट दोबारा नहीं अंडर हुआ? 19 वर्ल्ड कप खिला रहे हैं और उसका एक्शन बदल के उसका बिल्कुल सारा जो बॉलिंग मैकेनिक्स थे वही चेंज कर दिए उसके। तो अब ये तो सूरत हाल है यहाँ पे कि जो जिन लोगों के हवाले ये सारा सिस्टम किया गया, ना उनमें नॉलेज है, ना उनके पास स्पोर्ट्स की एजुकेशन है, ना उनके पास कोचिंग की एजुकेशन है, ना उनके पास विजन है कि किस तरीके से बच्चों को गाइड करना है, लेकर चलना है। तो फिर आगे फिर यही होगा कि टैलेंट आएगा मगर ग्रूमिंग नहीं होगी। रऊफ भाई, ये देखिए जिस तरह अब 3 साल हो गए, सेम परफॉर्मेंस, सेम चेहरे हम देख रहे हैं, तो ये कभी तब्दील हो पाएंगे ये सेटअप? क्योंकि आप देखें ना कि पहले तो फिर भी काम ठीक चल रहा था, एक तब्दीलियाँ हो जाती, अब तो ये हो रहा है कि तब्दीली भी नहीं होती है, अब तो काउंटेबिलिटी भी नहीं होती है। तो अगर एक सिस्टम को आपको लेके आया गया है, आप अगर घर के बड़े हैं और आप उसको जो है ना इम्प्रूव करने की बजाय और नीचे की तरफ लाया जा रहा है, तो 3 साल क्या काफ़ी नहीं होते रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए? अभी तक क्या आपने डिफरेंस देखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर रिजल्ट्स? भाई मुझे बताइएगा ज़रा। कुछ भी नहीं, 5 आईसीसी इवेंट्स हो गए, पाकिस्तान पहले राउंड से एग्जिट होता है, आज भी हो रहा है। लकीली आप अमेरिका से मैच जीत गए आखिरी 2 ओवर्स में, अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर न्यूट्रली देखा जाए तो अमेरिका ने आपको दोबारा मैच हरा दिया था कि अगर 2 ओवर में 30 रन नहीं करता फ़हीम अशरफ तो आप इस राउंड पहले राउंड से मैच बाहर खत्म हो हो जाते। चुका था, हाँ, खत्म हो चुका। तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं, आप वही लोगों को कैरी कर रहे हैं जिनको आप 4 साल से बगैर परफॉर्मेंस के कैरी कर रहे हैं, आज भी वही खेल रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल नहीं है कुछ चेंज वो टीम भी तो वही है सारी, जो ये सारी चीज़ें कर रही है। आप देखें सिलेक्शन कमेटी भी वही है और वो जो लोग लाए गए शुरू के अंदर वो भी, तो इवेंचुअली सारों के डिसीजंस खराब हो रहे हैं ना। ऑनेस्ट बंदे होने चाहिए अहमद। अब शायद आप इस चीज़ से एग्री करोगे, हम थोड़े लकी इसलिए थे, हम पे नज़र पता है किसकी पड़ गई थी एनसीए में? मोदी पाई की, उधर से नजर की। यस, क्योंकि अंडर 19 का वो कहते थे कि इनके टूर्स रखो, और जब टूर खत्म होते हैं कहते थे नानी घर आ जाओ। वो एनसीए को हमारा नानी घर कहते हैं, इधर इनके कैंप्स लगाओ, बॉलिंग बैटिंग कैंप ट्रेनिंग हो रही है सारा। और जो जो लड़के उनकी नज़र में आए ना, अहमद, मैं, इमाद, जुनेद, उमर, ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तान खेले। और आपको याद है कि सुबह नसीम 5 शाह बजे, भी। सुबह 5 बजे वो खुद एकेडमी में मौजूद मेरे होते थे, साथ वॉक कर रहे हमारे होते थे, साथ। साथ देख रहे होते थे। सुबह 5 मैं थोड़ा बजे। स्ट्रगल कर रहा था, मैं ना वो आदिल रजा आई थी सूसर, यस, तो वो थोड़ा सा अंदर ला रहा था, काफ़ी शार्प उसका अंदर आता था, मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो 2-3 दिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक नया लड़का आया है टीम के अंदर और उसने मुझे नेट में जो है ना हिलाया है। तो मैं मूडी पा के पास गया, मैं कहा मूडी पा मुझे ये हो रहा है। कहना कितने बजे उठ रहे हैं? मैं कहा 10 बजे। कहना सुबह 5 बजे एनसीए में विकेट पे मिलूंगा आपको। मैं 5 बजे एनसीए विकेट पे था, तो उन्होंने क्या किया, बॉलर बुला के रखे हुए थे, उनको नया बॉल दिया, वाया छोटा करा दिया, घास वाले पिच पे, गीले पिच पे मुझे ले गए और वहाँ पे मुझे कहा चेस्ट गार्ड पहन लो, सारी चीज़ें। उन्होंने मुझे 2 घंटे वहाँ पे बॉलिंग करवाई है उनसे छोटे फासले से, मेरे इधर भी लगे उधर भी लगे, लेकिन 2 दिन के बाद मैं सूजर को जो है ना जिस तरह मैं चाह रहा था उस तरह खेल रहा था। तो वो इतने मेहनत करवाने वाले लोग थे, मुदस्सर भाई वगैरह ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हमारी क्रिकेट में बड़ा हाथ है। जब मुझे बैक इंजरी हुई अंडर 19 में, इंग्लैंड में L3 और L5 2 फ्रैक्चर थे, और जो मेरी रिपोर्ट्स थी वो ऑस्ट्रेलिया गई थी, उन्होंने कहा था कि ही इज़ डन। डन। मूडी भाई ने कहा था, एनसीए के डॉक्टर और ट्रेनर थे सबूर भाई, कि जो मर्जी हो जाए ये लड़का मुझे फिट चाहिए, ये पाकिस्तान खेलेगा, इस तरह का बॉलर हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। ये मूडी भाई के अल्फाज हैं, ये मुझे फिट चाहिए। इवन ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इज़ डन। उन्होंने कहा नहीं, ये साल में रहा एनसीए में,
मेरे उन्होंने मंथली भी लगवाया कि इसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, ये साल मेरे इधर अंडर रहेगा, मेरी डाइट प्लान उन्होंने किया, मेरी ट्रेनिंग सारा कुछ वो मॉनिटर करते थे। तो ऐसे लोग होने चाहिए। और वो बड़ों की भी इज्जत करते थे। Yes. हमारे प्लेयर्स जो टीम से बाहर होते थे कभी किसी को रोका नहीं गया। Yes. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ सुनाए अहमद कि ये जो पिछले थे एनसीए में जो होल्ड कर रहे थे, ये वाले नहीं, इससे पिछले वाले। रमीज राजा नहीं, रमीज राजा तो वो ऊपर थे, वो नदीम खान नदीम नदीम खान खान, वगैरह, नदीम। ठीक है, सारे सीनियर ये थे। मुझे ना, मैं ऑब्वियसली मैंने कोई 250 मैच पाकिस्तान से खेला है, मेरी जर्नी ही पाकिस्तान पीसीबी के अंदर है। मैं 13 साल का था जब से मैं पाकिस्तान के अंदर एनसीए में ही हम सोते थे, उठते थे, बैठते थे, जागते थे। हम तो घर ही नहीं जाते थे और वहीं से टूर्स पे चले जाते थे, वहीं से वापस। तो वो जो नानी घर की बात कर रहा है ना, वो जब एनसीए नई नई बनी थी तो हमने उसको आबाद किया था। हर टाइम हम तो उधर अब होते मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे 32 टांके आए, 32 टांके, राइट। मुझे बजाय कि ये मेरी हेल्प आउट करते, मैंने सारी चीज़ें खुद कराई। डॉक्टर्स मुझे बोल रहे थे यू वॉन्ट बी एबल टू प्ले फॉर लाइक 2.5-3 ईयर्स। मेरी डेडिकेशन थी, मैंने इस तरह का काम किया कि मैं 6 महीने के अंदर मैंने अपने आप को फिट किया और वो डॉक्टर्स हैरान थे कि हाउ वुड यू बी एबल टू डू इट, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ये 2-3 ही साल हैं, अगर मैंने इसमें अपनी रिकवरी ना की तो आई विल बी लॉस्ट, गॉन। उसके बाद जब अपना सारा कुछ करा के सिर्फ फिजियोशिप के लिए मैंने कहा चलो, मैंने भी गंदे मुंह से कि यार और कहीं मुझे अच्छे मिलेंगे नहीं, मैं तो नहीं जाता था एनसीए, मुझे मसले थे इनसे, कि चलो एनसीए में जाके मैं अपना थोड़ा रीहैब कर लेता हूँ। 4 दिन के बाद मेरे पास रोज एक बंदा आता था कि यार वो सर पूछ रहे हैं कि आप और कितने दिन आएंगे हमारे कैंप लगने। इमेजिन, करो आप। बजाय कि वो मेरा ख्याल रखते, मुझे मेरी केयर करते, मैंने पाकिस्तान के लिए जो भी थोड़ा बहुत गंदा बुरा खेला, नहीं, मेरे पास 3 दिन मैसेज आए, 2 दिन तो, और तीसरे दिन फिर मैंने एनसीए में कदम नहीं रखा। तो और वो खुद कितने मैचेस खेले हुए हैं मुझे कोई बताएगा? कौन है नदीम खान साहब? हम नहीं जानते, लेकिन हमें इस तरह का ट्रीट किया जाता था पूरे के पूरे ग्रुप से। ये सारे मिल जाते थे, टॉप वाले सब मिल जाते थे। कोई चीफ सिलेक्टर होता था, वो अपनी हमसे खुन्नस निकालता था, कोई इधर का, ये सारे एक थे। फिर ये कोचिज के थ्रू भी हमें जलील करवाते थे, फिर ये हमें जूनियर कैप्टन्स के थ्रू भी हमें जलील करवाते थे। फिर हमारी इंजरी तक हुई और हमें इन्होंने इस तरह की बातें बूढ़ी की भाई हैं। ऐसे नहीं तो थे। बड़ा दिल, बहुत दिल टूटता था, कोई बहुत दिल। तो आज अगर हम आके यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं ना, तो हमारा मकसद ही यही है कि जो चीज़ें मैंने फील की हैं इस सिस्टम के साथ, कोई और बच्चा ना करे। सही बात। सिर्फ ये मकसद है कि हम यहाँ पे आके बात हक्काइक पे बात करते हैं। बहुत ठीक। चलो भाई, ऑडियंस में चलेंगे। अच्छा, वैसे सवाल पूछने से पहले बता दूं, अली रजा के बारे में वसीम भाई भी कह चुके हैं कि ये बड़ा वन ऑफ अ काइंड बॉलर है। लिखा है, आई वेरी रेयरली वॉच पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बट आई थिंक दिस यंग फास्ट बॉलर अली रजा has a bright future ahead if he's guided properly and understands what it takes to become a top red ball bowler. The white ball success will follow automatically. तो वसीम भाई हम कह चुके हैं। जियो पे बैठ के अली रजा का केस पिछले साल से जो है ना प्ली आप कर लड़ रहे रहे हो, हैं, आप लड़ रहे हो। हम उठा रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इसको इस टाइम पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर होना चाहिए था। खेले या ना खेले, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आप ग्रूम तो करते हैं ना किसी प्लेयर। आज भी आपके पास वही नसीम शाह है जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, इंजरी के बाद आया हुआ है थोड़ी सी क्रिकेट खेल के। हम क्योंकि है ही वही, इसलिए कहते हैं नसीम को खिलाओ, लेकिन अगर आप उनकी फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म उनकी ऐसे कोई नहीं है ठीक। इंजरी के बाद। आज भी आपके पास वो शाहीन है, एक सलमान मिर्जा को आपने ऐड किया है, लेकिन आपने डेवलप ही कोई नहीं किया जिनको आप जो है ना नए चेहरों को खिला सकें। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताबिश भाई, मेरा सवाल है आपका कोई? आप पूछ सकते हैं, मगर मैं ब्रेक लूंगा। खाओ वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मना है। बात ये चल रही थी ब्रेक के अंदर कि भाई अब पाकिस्तान में कोई चांसेस हैं भी या नहीं। तीनों हमारे पैनलिस्ट कुछ नाउमीद से हैं। आमिर भाई, चांसेस हैं? सुना में आया है कि 100 रन से ज्यादा मुश्किल है से हराना है काफी, श्रीलंका को। मतलब हम, मुझे नहीं लगता हम 100 रन इतने बना लें, बड़ी बात है, इससे हराना भी पड़ेगा, ये बड़ी उसके लिए बात। हमें 180 190 भी तो करना है ना, अगर मार्जिन भी लेना है तो। आई डोंट नो, पता नहीं, अल्लाह ही है, मौजज़ा हो सकता है, लेकिन वैसे देखे तो नहीं मुमकिन आपको नहीं नहीं लगता? नहीं। तो सिनेरियो कुछ बाबा ने कह दिया और होना भी है तो नहीं होना। रऊफ भाई, आपका क्या कहना है? देखिए, ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा, दिल मत रखिएगा, हमारे दिल है ही नहीं अब। नहीं, 3.068 मेरा ख्याल है कि रन रेट है उसका न्यूजीलैंड का, वो इंग्लैंड से भी बेहतर है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पाकिस्तान का किसी किस्म का भी कोई चांस है, क्योंकि -0.46 है हमारा ठीक रन है। रेट। और दूसरा सबसे बेसिक चीज़ आप देखें ना कि आपके 3 फॉर्मेट के कैप्टन हैं, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, आपका कोई एक प्लेयर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में शामिल नहीं है।
जो अपना जिस मुल्क का अपना क्रिकेट बोर्ड किसी प्लेयर को इस काबिल नहीं समझता कि उसको एक कैटेगरी में शामिल करे, तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जीत सकते हैं? बहुत सही बात, बहुत सही बात। अहमद भाई, चांसेस हैं या नहीं? नहीं इस तरह है ना कि देखिए, या तो पहले न्यूजीलैंड हारे इंग्लैंड से बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन, ठीक है, और उसके बाद फिर ये हो कि पाकिस्तान जो है ना जीते बड़े मार्जिन बड़े से, मार्जिन। ठीक है, तो फिर जाके कोई गेम है होने को, तो तुझे पता है क्रिकेट है, लेकिन जो रियलिटी है ना, जो बाबा ने बोल दिया है ना, वही है। बाबा कहते ने बाबा जी जड़ा बंदा दमाल नहीं पाएगा। अच्छा मैं ओए है वैसे हो जाई बाबा। मैं ये कहना चाह रहा था, रऊफ भाई एक बात बताओ आप, 1992 का वर्ल्ड कप हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री कहा जाता है, मगर उसमें भी हम ले दे के पहुंचे थे। बारिश हो गई, वेस्ट इंडीज ने उनको हरा इंग्लैंड के दिया, खिलाफ। फलां ने ये कर दिया, हम पहुंच गए। सिर्फ एक वाहिद 2009 का वर्ल्ड कप है, यूनुस खान की क़यादत में, जो पाकिस्तान एज अ चैंपियन घुसा, एज अ चैंपियन खेला, एज अ चैंपियन निकल गया। हम लड़के अच्छे थे ना बीच में। लड़के अच्छे थे, मगर आप 2017 में भी थे उसमें। अरे हम- कोई लोग लकी चाम ही होते हैं। अच्छा ठीक, अच्छा ये ऐसा है- 2017 में भी हम चैंपियन ट्रॉफी में एक ही मैच हारे थे, लेकिन पहला। लगे हुए थे, लगे हुए थे। भाई हाँ, पहला हारे मैच थे, हारे, पहला बाकी थ्रू आउट लेकिन अनबीटन रहे। फॉर्मेट ऐसा था कि उसमें पहले के बाद ही नहीं दुआएं, वनडे था, वनडे वेस्ट इंडीज अनबीटन से रहे। हारे। लेकिन दुआएं देखिए, जी। रमजान ने हेल्प बड़ी की थी हमारी। हाँ। ये बात छोड़ दे, श्रीलंका के लेकिन सब अंदर लड़कों ने परफॉर्म भी किया। अच्छा, बहुत मुझे अच्छा बताया खेला। जा रहा है कि 2009 में भी यही हालत थी। अच्छा, हम कभी 17 ऐसा में नहीं थी। हाँ, हम ऐसा कभी ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं पहुंच पाते? जब ये 99 में पहुंचे थे, 99 में हम हाँ, पहुंचे अच्छा थे, खेले, कॉन्फिडेंस के ठीक। साथ फाइनल में हार गए थे। मगर ये अभी भी ले देकर ही पहुंचेंगे। पिछले वर्ल्ड कप में भी ले देकर, एक वर्ल्ड कप में तो नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराना था, इसने ये पहुंचे। वो सब हो भी गया था, हम पहुंच भी गए थे। तो ये बताने का मकसद ये है कि अहमद भाई, ऑडियंस में चलना है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की हम कौम है ना, आज दर्द भरा जुमला कहने वाला हूँ, जिस तरह की हम कौम है ना, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिलियंट नेशंस इन द वर्ल्ड। हमने जंगें देखी हुई, हमने गुर्बतें देखी हुई, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, मगर वी स्टिल नॉट ओनली लिव बट वी ट्राई एंड लिव हैप्पीली। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे भी ज़्यादा है। ऐसी कौम की रिप्रेजेंटेशन ये टीम नहीं सीख करती। वो हमें इस बात का अफसोस है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, ये कहते हैं आप लोगों ने क्या किया, राइट? हम जब खेलते थे ना, तो इस तरह नॉकआउट नहीं होते थे पूल स्टेजेस से। एक आधा कोई आपको इंसिडेंट मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज पाकिस्तान टीम अच्छा खेली हम थी वैसे। सेमीफाइनल 11 वर्ल्ड कप खेलते में भी, थे, हाँ, फिर हम खेल वर्ल्ड कप बड़ी- जीतते थे, अच्छी- चैंपियंस अच्छा ट्रॉफी खेली। जीतते थे। तो आप अब के हालात देखेंगे ना कि हम तो सुपर 8 से आगे जाते नहीं, हम तो क्वालिफाई, तो मैसिव डिफरेंस है। आप इनकी क्रिकेट को जो इन्होंने खेली है, वो हमारे दौर की क्रिकेट से या हमसे पिछले से मिला नहीं सकते हैं, ठीक बात। बिकॉज ये एक से जायद अब तो होता ये है कि आप 8वें नंबर की टीम है। अब तो लोग आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे ना, तब अपसेट लगेगा लोगों को। आप बाहर होते हैं तो बहुत लोग ठीक बात कहते हैं की कि आप- ठीक होता है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है, आज क्या नाम है, तबरेज शमसी ने भी ये रीशेयर किया सलमान अली आगा की वाइफ की एक पोस्ट कि भाई अभी ये देखिए आप, ये वाइफ ने सलमान अली आगा की वाइफ ने ये स्टेटस लगाया, भाभी ने हमारी, कि क्या लगाया भाई, उन्होंने ये लगाया कि अगर पाकिस्तानी टीम हार गया तो इसमें मेरा और मेरे मासूम Yeah. बच्चे का कोई कसूर नहीं है, नहीं। क्योंकि हम पाकिस्तानी, देखें, हम उस दिन हमने इंडिया के लोगों को भी ये बात कही कि हम आपसे इख्तलाफ जरूर करते हैं, मगर आपको गाली गलौज नहीं करते, कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं करते। अब पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं कि सलमान अली आगा को ऐसी बातें कर रहे हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका बच्चा कसूरवार, खुदा ना खास्ता उनकी वाइफ कसूरवार, ये तो बहुत घटिया बात है भाई। कुछ जाहिल लोग होते हैं, वो कर देते हैं। ये उन्होंने कहा बेचारी को कि उनके बच्चों को और उनको गालियां मत दें, और बिल्कुल नहीं है उनके कसूर। किसी को भी गाली देने वाला कसूर नहीं है भाई साहब। क्रिटिसाइज कीजिए, अपना हक मांगिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा कलर पहनते हैं, पाकिस्तान का नाम पहनते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारा हक है कि जो हमें रिप्रेजेंट करें हम उससे तनकीद भी करें, सवाल भी पूछें। हम सवाल पूछेंगे, गालियां नहीं देंगे भाई, ये कोई नहीं करे। इसका बेस्ट वे ये, बिल्कुल ठीक बात की कि कुछ चाहे लोग हैं जो इस हाँ। तरह Avoid के, करें। इसका बेस्ट वे ये कि वो सोशल मीडिया ना खोला करें। उनको जरूरत नहीं है सही अभी इस टाइम के अंदर, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जितना इग्नोर कर सके। देखें, हमने भी तो जब सच बोलना स्टार्ट किया, आपको गालियां थोड़ी तनकीद किस लेवल, लेकिन जब आप इस मुल्क में, जहरी बात है, एक तो या बड़ी पोस्ट पे होते हैं, आप पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो फैंस जो हैं वो इस तरह की हरकत कर जाते हैं जो कि बहुत गलत है, या तो आप सच बोल रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेट्रेड का सामना करना पड़ता है। तो उसका बेहतर तरीका है कि सोशल मीडिया को इस दौरान पे इग्नोर करना चाहिए। और भाई, हाँ, सलमान अली आगा से कोई बात कर रहे हो तो ठीक था, बीवी बच्चों हो गए कुछ गलत, हो गए? बहुत गलत सवाल बात। पूछो तो सूख गए हो गए आप, तो आप पूछो। दोस्त भी मजाक उड़ा रहे हैं अब तो। हाँ, तो आप पूछ लो ना, सवाल है। तो सर ऐसा मैं है कि सवाल लूंगा आपका, लेकिन प्रेडिक्शंस पहले देख लूं। हाँ, तो कल दो सही है, सही है। ये मेरी बात सुने, आप वही कर रहे हैं जिस तरह बाबर आजम को पिछले मैच में पैड करवा के बिठाया और बाहर नहीं। अच्छी बात कर रहे हैं, वाह वाह रऊफ भाई, जाते हुए, लेकिन ये सवाल अच्छा करेंगे।
तो आमिर भाई कल इंडिया जिम्बाब्वे का मैच है, बाबा बताइए क्या होगा? यार इंडिया इंडिया करेगा। और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का भी मैच है बाबा। यार मेरी दोनों फेवरेट टीमें, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं दे रहा लेकिन एक प्रिडिक्शन है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पे पक्का हूँ, ये आपने कह दिए। ये पक्का है। ठीक, बाबा ये देखिए ये अहमद भाई दसो की तो बस ये वो बात है, भारत को जो है हमने ये चीज़ें फर्स्ट हैंड सफ़र की हैं। भारत को हम यहाँ पे बैठ के जो है वॉर्न कर रहे हैं कि आपकी टीम के अंदर जो पॉलिटिक्स घुस हालात आई हैं है, उनकी टीम के। हमने वो चीज़ें फेस की हैं और हमारी क्रिकेट का हाल देख ले क्या है। अब इंडिया नेक्स्ट है, जिस तरह की डगर पे वो चल पड़े हैं, उनकी टीम में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी हुई है। ठीक है भाई, ऐसे दिल से तो चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए ताकि वो भी 8वें नंबर पे हमारे साथ आ जावे लेकिन ऐसा है, क्रिकेट में ऐसा होना नहीं चाहिए। इंडिया इज अ ग्रेट टीम और ऐसी टीम्स होनी चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट में, ताकि हमें भी कोई इंस्पिरेशन हासिल हमने हो। यहाँ बैठ के हमेशा तारीफ की है। हमें अभी भी लगता है कि प्लेयर्स पोटेंशियल वाले हैं, लेकिन वो जो पॉलिटिक्स की टीम हम बुरी बात नहीं कर रहे हैं है, ना, टीम बुरी नहीं सवाल है। लेने दो, मासूम है भाई जन आपका सवाल है, मगर अहमद भाई आपकी प्रेडिक्शन नहीं ली। अभी यार बेचारे ने शर्ट भी चेंज कर दी, सवाल नहीं उसने पूछा। प्रेडिक्शन किस चीज की थी भला? जिम्बाब्वे इंडिया, ऑफ कोर्स यार इंडिया जीता, अब ऐसी भी बात नहीं है। वेस्ट इंडीज, साउथ लेकिन नहीं तो जिम्बाब्वे पिछली फॉर्म में- प्रेडिक्शन में तुमने कहा था अब आपका, अब ये तो देखो, वीक टीम से अब हार गए, अब आपका मैच है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे कुछ भी कर सकता है। अगर कर तो भारत सकता है। ने बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश की और अर्ली उस चक्रों में 2-3 विकेटें गिर गई, और 160-70 किया तो जिम्बाब्वे कर सकता है। जो प्रेशर भारत के ऊपर पड़ना है ना इस टाइम पे, कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सिकंदर रजा आप देख रहे हैं, आप जिम्बाब्वे से खेलते हैं, यू आर देयर नेशनल कैप्टन, मगर आपका यहाँ से भी ताल्लुक है, हम भी आपके भाई लोग हैं, तो भाई आप हमारी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा खेलना, ठीक है? अब हमारी तरफ से खेलना तो हमारे प्लेयर्स की तरह नहीं खेलना, अच्छा खेलना भाई साहब, ठीक है? हाँ सवाल एक सेकंड रुक जा यार, रुक, सवाल पूछने दे। सर मेरा आप तीनों से सवाल है। अच्छा चलो सर शाहीन अफरीदी एक ही मैच में 3 ओवर्स तो बहुत अच्छे करता है, और लास्ट ओवर जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी 17 रन दे देता है। तो हम अपने बॉलर्स को सही टाइम पर यूज़ नहीं कर रहे या उनके फिटनेस का प्रॉब्लम है? डेथ बॉलिंग नहीं कर पाते। रुक भाई आप टेक्निकल जवाब दें या 30 सेकंड के अंदर। देखिए उनके टेक्निकल इश्यूज हैं, मैंने आपको कहा कि बायोमैकेनिक्स परफेक्ट नहीं है। आपको डेप्थ ओवर के लिए आपके बायोमैकेनिक्स 100% होने चाहिए, आपकी जो बॉलिंग की कॉइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आपको कंट्रोल आता है कि आपने कब स्लो वन करना है, कब आपने यार्कर करना है, कब बाउंसर करना है और कब आपने जो दूसरा स्लो बॉल करना है। तो मेरा ख्याल है कि इनकी जो रघु भाई सॉरी आपको काटूंगा, शो का टाइम खत्म हो गया, लाइव शो है, सॉरी। हाँ कल आपसे ये यहीं से कंटिन्यू करेंगे। खातिन आज़ाद वक्त हुआ है, वक्त खत्म हुआ है, हारना मनाएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी आपकी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।